Hello there, good morning to everyone. This is Sasikanth Kumar from IIT Madras. So you know that कि हम लोगों ने कल क्लास में क्या बात करी हुई थी और हमारा लास्ट लेक्चर कल क्या हुआ था। हमारे लास्ट लेक्चर की जो बात करी गई थी वो था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के डिफिनीशन को हम लोगों ने काफ़ी बेसिक से लेकर अंडरस्टैंड करा। कूलॉम्स लॉ में जितने टर्म आए थे उन सभी टर्म को हम लोगों ने स्टडी करा कि के का मीनिंग क्या होता है और के की वैल्यू जो होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट की मीनिंग क्या होती है हमने इसको अंडरस्टैंड करा काफ़ी बेसिक से। अगर मैं बात करूँ दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो कितना था, Q1 Q2 अपन में R² था। तो उसमें के जो आया था वो के की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी। एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करा। एप्सिलॉन नॉट की मीनिंग होती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करना, क्योंकि आपको पता है सर दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स का एक्सपीरियंस कर पाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ना। अरे यहाँ तक बोलो हाँ या ना। अरे दो चार्जेस के बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहे हो ड्यू टू द सम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये चार्ज दोनों ही अपने सराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स क्रिएट हो रहा है और उसी फोर्स को हम फाइंड कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, राइट ना। यहाँ तक बात क्लियर थी। अब ये बात करना है कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, हमारा फोर्स आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मीडियम में बदलता रहता है। वैक्यूम में अलग होगा और क्या होगा, वैक्यूम में अलग होगा और मीडियम में अलग होगा, मतलब डिफरेंट सिनेरियो में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा, राइट ना। तो एप्सिलॉन नॉट का काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करना। क्या करना, डिटेक्ट करना, कैलकुलेट करना। तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू द मीडियम चेंज होगा ना। तो हमने इसके ऊपर बेसिकली बात करा था और चेंज होगा तो क्यों चेंज होगा और कैसे चेंज होगा इस पर हमने काफ़ी बेसिक से बात करा हुआ था। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई थी, है ना। तो कूलॉम्स लॉ को हमने देखा हुआ था काफ़ी अच्छे से कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है मे बी ये होता है, मे बी यस कन्फर्म यही होता है ना। और ये जो आया था वो कहाँ आया था, वैक्यूम में आया था। कहाँ पर आया था, वैक्यूम में आया था। पर हमने बोला था कि अगर वैक्यूम को छोड़कर किसी मीडियम में हम एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हमारा आने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कितना आएगा। तो के की वैल्यू कितनी थी अपनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², राइट ना। क्या यही बात बनी थी लास्ट क्लासेस में, जो बातें बनाई गई थी वो यही थी। हमने डिटेल में समझाया था कि व्हाट इज एप्सिलॉन R, इसकी भी बात करी थी। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, नो डाउट। यहाँ तक सब लोग एग्री करते हो, यहाँ तक बात हुई थी। और इसके बारे में मैंने बात करा हुआ था कि इसकी वैल्यू कितनी होती थी, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट होती थी, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन होता था अपना क्या, किसी मीडियम में, और ये होता था वैक्यूम में। इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारे एप्सिलॉन आ रहा था, ठीक है। इसको इधर भेजने से क्या एप्सिलॉन आता, ठीक है। ऐसे हमने खूब देखा हुआ था, ठीक है। अब मीडियम में आने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या होता है, एज ए टेक्स्ट बुक्स डिक्रीज करता है, लेकिन हमेशा नहीं करता है। अगर चार्जेस के साइन अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा कंपेरेबल टू द वैक्यूम में, मीडियम में क्या होगा, कम होगा हमेशा, ठीक है। तो हमेशा मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, डिक्रीज करता है कंपेरेबल टू द वैक्यूम, लेकिन कब, जब दोनों ही चार्जेस का साइन क्या हो, सेम हो। शायद एक अपोजिट हो जाता है वहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। ये भी केस बन सकता है, राइट ना। यहाँ तक शायद हमने बेसिक अंडरस्टैंड करा हुआ था। अब फर्दर कूलॉम्स लॉ का एक और फॉर्म है, यानी कि जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फॉर्मूला आपने फाइंड आउट करा है मैथमेटिकल, ये आपने जो कैलकुलेट करा है इसका एक और फॉर्म है जो वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मोटी मोटा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मैथमेटिकल टूल्स आया है, जो मैथमेटिकल टूल्स आप जो लाए हो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो नो डाउट कर लें बातें, चलिए ठीक है। अरे बोलो, यहाँ तक बात होगी तो ना, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलिए ठीक। चलिए बात करें तो देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ठीक है। Q1 एंड Q2 सेम चार्जेज है, सेम साइन के चार्जेज है। और अगर मैं इनके बीच में वेक्टर फॉर्म में देखूँ तो कैसे देखूँगा, तो ये Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहेगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और उसका डायरेक्शन इधर ही होगा,
नो डाउट, है ना। और अगर मैं बोलूँ Q1 पर इसके कारण कितना फोर्स आएगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इतना आएगा। इसका वेक्टर फॉर्म देखना है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा हमारा, तो वेक्टर फॉर्म के बाद इनके बीच का सेपरेशन रहा होगा, सेपरेशन क्या रहा होगा। अगर देखिए, अगर मैं बात करूँ, अगर वेक्टर फॉर्म आप निकालने जा रहे हो, क्या निकालने जा रहे हो, और फोर्स ऑन ड्यू टू 2 निकाल रहे हो। वेक्टर फॉर्म अगर आप इसके कारण निकालना चाहते हो, ठीक है, कि मतलब इसके कारण इस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कितना लग रहा है, तो अगर इसके कारण अगर वेक्टर फॉर्म देखना चाहते हो तो भी आने वाला आंसर विल बी सेम, जो आएगा आंसर वो होगा कुछ। लेकिन अगर इसके कारण भी इस पर फोर्स दोगे तो आंसर विल बी सॉन, बिकॉज आपको पता है एक्शन एंड रिएक्शन और इक्वल फोर्स होते हैं और एंड अपोजिट होते हैं, बस, है ना। इन दोनों इसके कारण इस पर फोर्स लगाओ या इसके कारण इस पर फोर्स लगाओ, दोनों का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, बट दिक्कत क्या होगा, थोड़ा सा अपोजिट होगा, ठीक है। तो अपोजिट को सही करने के लिए मैग्नीट्यूड लगा दो तो फोर्स क्या हो जाएंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है। तो मैं फोर्स निकाल रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में 1 ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट ना, 1 ड्यू टू 2, तो क्या होगा बातें, K Q1 Q2 अपन में R हमारा होगा 1 ड्यू टू 2 का मॉड में स्क्वायर, नो डाउट। और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, R वेक्टर, R यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में देखना है और वेक्टर फॉर्म में हमें एक डायरेक्शन की जरूरत होती है कि नहीं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि हमें एक यूनिट कैप की जरूरत होती है। क्या होती है, तो यूनिट कैप क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं इधर से हम सेपरेशन ले रहे हैं इसका 1 ड्यू टू 2, ठीक है, 1 ड्यू टू 2 इसका सेपरेशन है, ठीक है, इधर से अगर हम ले रहे हैं बात है, ठीक है। तो अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो यूनिट कैप क्या होता है, यूनिट कैप काम होता है, यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को फाइंड आउट करना, राइट ना, जिसकी मैग्नीट्यूड बनती है। कैसे निकालते हैं, तो अगर मुझे इसका निकालना है तो कैसे लेंगे, R वेक्टर 1 2 और अपन में R वेक्टर 1 2 का मैग्नीट्यूड, यही ना फॉर्मूला होता है। क्या मैं उठाकर यहाँ पर पुट कर दूँ, जब इसको आप उठाकर यहाँ पर पुट करोगे तो क्या बात बनेगी, 1 2 इज इक्वल टू Q2 अपन में ये यहाँ पर आएगा, तो ये 2 था, एक और आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो नीचे क्या जाएगा R1 2 क्यूब और क्या हो जाएगा यहाँ पर R वेक्टर 1 2, नो डाउट दिस इज अ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ये क्या अपना है, ये भी क्या है, दो चार्ज के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर रहा है, पर किस में, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अगर वेक्टर फॉर्म में अगर कूलॉम्स को कह रहा है फाइंड करने के लिए, ध्यान सुनेंगे आपको क्या कह रहा है, अगर वेक्टर फॉर्म में कह रहा है कूलॉम्स को फाइंड करने के लिए तो हम वहाँ पर साइन का भी इंपॉर्टेंस देंगे, नो डाउट, समझ रहे बात है ना। लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में नहीं कह रहा है, तो अगर हमें कह रहा है नॉर्मल ऐसे दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करो, तो वहाँ पर साइन का इंपोर्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्योंकि हम वहाँ पर हम ये बात क्लियर कर चल रहे हैं कि हम उनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, उनका साइन क्या हो जाएगा अपना, बात समझ रहे हो। तो देखिए अगर आपने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर निकाला तो ये आया, तो अगर आप फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालोगे तो क्या आएगा, यही आएगा, बस नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पोजीशन का ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 1 और यहाँ पर 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ दोनों ही फोर्सेज क्या है, इक्वल है और अपोजिट है, क्या है, तो मैं फोर्स ऑन 2 1 ड्यू टू नेगेटिव में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज बात को समझे ना, यही होता है, ठीक है। अगर इसको मैं मैग्नीट्यूड में कर दूँ तो दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, है ना, बात को समझ रहे हो ना। तो लास्ट क्लास से शायद यहाँ तक समझा रहे थे, मैग्नीट्यूड की बात हो गई थी ना क्लियर। तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अच्छा हमने एक बात और यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फर्दर अच्छे प्रॉब्लम पहुँचते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा मिटा दो ना इस चीज़ को, नोट कर लो फटाफट, इफ दिस इज ए वेक्टर फॉर्म। हाँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पर 2 के कारण फोर्स लगा रहा है। इसको पढ़ने का तरीका देखो, इसको पढ़ने का तरीका ये है कि देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 2 के कारण 1 पर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, बात समझ ना। इसका मतलब ये है, मतलब 2 पर किसके कारण फोर्स लग रहा है, 2 के कारण फोर्स लग रहा है। अगर ऐसे बात लिखी गई है फोर्स 2 1, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 मतलब 2 पर फोर्स लगा रहा है, किसके कारण, 1 के कारण। अरे बात अंडरस्टैंड कर पाया आपने, ये बेसिक बात है, ठीक है। अच्छा इसका एक और देख लेते हैं फॉर्म। अगर मान लेते हैं अभी हम लोगों ने 2 चार्जेस के बीच में क्या करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फाइंड करा, नो डाउट। अरे यहाँ तक बात क्लियर है। अगर 2 चार्जेस के बीच में अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फाइंड करा, तो ये भी हो सकता है ना, बहुत सारे मल्टीपल चार्ज आ सकते हैं,
तो बहुत सारे मल्टीपल चार्ज आ सकते हैं ना, तो बहुत सारे मल्टीपल चार्ज आएंगे तो कैसे फोर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो छोड़ दो, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक और पॉइंट देख लेते हैं। हालांकि इसकी बात और अच्छे से कर लेंगे पर थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई है। फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ मल्टीपल चार्ज, बात को समझ रहा, मतलब किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पर अगर बहुत सारे चार्ज मिलकर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहा है, तो हम कैसे बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट सपोज दैट हमारे पास एक Q चार्ज है और यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, ठीक है। अब देखो इसके वजह से भी इस पर फोर्स लग रहा है, ये F1 होगा मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा होगा, ये F2 मान लेते हैं, इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा, F3 मान लेते हैं, इसके वजह से इधर फोर्स लगेगा, F4 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पर आने वाला नेट फोर्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बात करी गई थी, मैंने बोला ना कि एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर एक चार्ज हमारा है, अगर एक हमारा एक Q चार्ज है और Q1 के कारण इस पर फोर्स लग रहा है, तो तीसरे के आने के वजह से इसके फोर्स में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, ये जितना इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उतना ही लगाएगा ना। तो यानी कि अगर इसका जितना फोर्स होगा उतना लगेगा, दूसरा आएगा वो भी उतना ही फोर्स लगेगा, सब लोग बस इसका नेट फोर्स होगा ना। इसका नेट फोर्स लिखना होगा तो कैसे लेंगे, सभी फोर्स को बस ऐड कर देते हैं, हो जाएगा सिंपल वेक्टर, ठीक है। एक और आप वेक्टर एडिशन कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, ठीक है, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ मेथड, ठीक है। तो ये तीनों चारों मेथड आप अगर लगा सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग सभी मेथड को एक बार क्या करेंगे, चेक करेंगे, ट्राई करेंगे, बात बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा Q पर, तो बात समझ रहे हो ना। तो इस Q पर का नेट फोर्स ही सिर्फ बदलेगा ना, बाकी इसके कारण इससे कारण इससे कारण इससे कारण तीनों के कारण इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो तो सबका अपना अपना होगा, पर इस पर नेट फोर्स इसका बदल जाएगा, है ना। ये जितना फोर्स लगा रहा होगा तो इस तीसरे के आने से इसके फोर्स में कमी आएगी नहीं ना। ये अगर ये जितना इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, क्या इस चौथे के आने से इस पर कोई कमी आएगी नहीं ना। बस दिक्कत क्या होगी, इसका नेट फोर्स बदल जाएगा। तो इसका नेट फोर्स लिख रहा होगा तो क्या करो, सभी फोर्स को ऐड कर दो, आप क्या कर दो, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है। या तो अगर रिजल्टेंट की बात करें, हो सकता है हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होता है, तो अगर सभी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो हम सीधे सीधे इसे जोड़ देंगे। ये बात कब ऐड करना, ये बात तभी ऐड करना जब हो सकता है सभी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, एक ही डायरेक्शन में, सभी वेक्टर का जो डायरेक्शन, सभी फोर्स का जो डायरेक्शन हो वो एक ही तरफ हो, तो आप सीधे सीधे क्या कर देना, ऐसे सिंपल अलजेब्रा कर देना, ठीक है। बात को समझा कि नहीं समझा, मैंने क्या बोला समझ में, सभी फोर्स का डायरेक्शन अगर एक ही तरफ हो तो आप सिंपल अलजेब्रा लगाकर ऐड कर देना। लेकिन अगर मान लेते हैं, जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कि ऐसे दो चार्जें रखे गए, ऐसे कि हमने ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पर चार्ज मैंने ऐसे सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो अब इस पर हमें नेट फोर्स ढूंढना है, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो अब ये अब इस पर नेट फोर्स निकालना है, तो मान लेते हैं F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, तो क्या हम सीधे सीधे डायरेक्ट ऐड करेंगे ना, यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे या तो सीधे रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, और रिजल्टेंट जो आता है वही ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ होता है, ठीक है। नो डाउट आपने वेक्टर में डिटेल पढ़ा हुआ, तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, बस समझ लेते हैं। तो हमने अगर उस तरह से बात करनी है, अगर अलग अलग डायरेक्शन में अगर किसी चार्ज पर फोर्स लग रहा है तो उसका नेट रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल रूल है, अगर नेट फोर्स निकालना हो तो मान लेते हैं यहाँ पर रूट में दो फोर्स है यहाँ पर, तो F1 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 cos थीटा, शायद आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। कौन सा लॉ है ये, पढ़े हो ना, चलिए कोई नहीं, आप बात को समझ पाए। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन अगर हमें बहुत सारे मल्टीपल चार्ज के कारण किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पर फोर्स फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कर पाएंगे, अगर उस पार्टिकुलर चार्ज पर लगने वाले सभी चार्ज के कारण फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ, तो सबको सिंपल अलजेब्रा सेट कर देंगे। लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, हम उसको वेक्टर एडिशन सम लगाकर क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम वेक्टर एडिशन दो तरह से पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम ट्रायंगल, तो उसके रिगार्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाएगा, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं थोड़ी बेसिक क्वेश्चन पर चलूँ, जहाँ पर थोड़ी बहुत आपकी अच्छी नॉलेज हो जाए उसके प्रति। अच्छी नॉलेज होने का मतलब यह है कि जो हमने थ्योरी अभी पढ़ा
कुलॉम्स लॉ का, कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेज क्या होते हैं, उन सभी दो चार्ज के बीच में लगने वाले जो फोर्सेज हैं उस फोर्स को हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस फील कर लेते हैं ना, कि कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट ना। अरे बोलो बात यहाँ तक सही है? किसी को डाउट यहाँ तक? आपत्ति नहीं ना? सुबह था मुस्कुराओ, ठीक है। मुस्कुराने से दो फ़ायदा। टीचर को पहला फ़ायदा कि टीचर ये समझ आया कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि भले आपको ना समझ में आए पर मुस्कुरा कर रहे हैं, पर टीचर को लगना चाहिए कि नहीं हमारा मेहनत कहीं ख़राब नहीं जा रहा, बच्चे समझ पा रहे हैं। दूसरा फ़ायदा आप समझ ही रहे हो नहीं? चलिए ठीक है, मिटा दो। चलिए हाँ, तो कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। इफ Q1 greater than Q2, then find relation between theta 1 and theta 2 where m1 is equal to m2। हमारे पास एक क्वेश्चन की है, ठीक है, और थोड़ा सा इसका डायग्राम दे देता हूँ। दिस इज ए डायग्राम। m मास है, ये भी m1 मास है और m2 मास है। इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2 है, ठीक है। इसका स्ट्रिंग क्या है? ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन क्या है? कुछ r है, ठीक है। और यहाँ पर थीटा 1 है, यहाँ पर क्या है? थीटा 2 है। ध्यान सुनेगा। अब यहाँ पर बात क्या करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सर हमारे पास दो बॉब्स हैं चार्ज के, ठीक है, उनको किसी एक फिक्स पॉइंट से क्या करा हुआ है? सस्पेंडेड करा हुआ है, ठीक है। और जहाँ पर एक स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? सेम है, राइट ना? बात समझ रहे ना? और ये दोनों क्या है? एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ऐसे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम। बात समझ रहे ना? अच्छा, एक बात और यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। आपसे पूछा है क्वेश्चन में एंगल के बीच में कंपेयर करना, क्या करना? अरे क्वेश्चन समझ में आया ना? ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब हमें बोलना है कि सर Q1 और Q2 के मतलब सॉरी थीटा 1 थीटा 2 के बीच का रिलेशन बताओ। क्या यहाँ पर एंगल दिया है थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है। थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में क्या करो? रिलेशन दो। मैं करता हूँ, मैं इसको m1 मान लेता हूँ, इसको m2 मान लेता हूँ, और इसे Q1 और इसे Q2 मान लेता हूँ। नो डाउट, ठीक है। आप मेंशन खुद से कर लेना, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सर Q1 Q2 का रिलेशन दो। क्या Q1 Q2 का रिलेशन दो? तो मैं ऑप्शन लिखता हूँ, Q1 ग्रेटर दैन Q2, Q2 ग्रेटर दैन Q1, Q1 इज इक्वल टू Q2 और नॉन ऑफ दिस, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन को करने से पहले हमें कंसेप्ट की होनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को देखकर सीधे टूट नहीं पड़ना है, अरे यार हमको तो आ ही रहा है, ठीक है। नो डाउट आपको आ भी रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होता है जब हम क्वेश्चन के कंटेंट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। शायद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कितना आंसर आएगा? और देखो नहीं, मतलब कंटेंट इतना दे रखे हैं कि आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, ठीक है, नो डाउट। तो ऐसे बेसिक बातें बहुत सारे हमने कर लिया हुआ, ठीक है। तो अब उन्हीं की रिगार्डिंग हमने बता दिया कि सर सी आएगा, ठीक है। चीज़ों को समझ लेते हैं कैसे आपने करा हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको पहले स्पेशली कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है कि अगर क्वेश्चन को देखते ही पहले हमें सोचना क्या चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को देखो, इसमें बातें क्या करेंगे। तो इसमें शायद पेंडुलम केस है। किसा केस है? पेंडुलम का। दो बॉब को किसी एक फिक्स पॉइंट से सस्पेंडेड करा गया है और दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव दोनों ही चार्ज क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में कहीं बोला है कि सर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, नो डाउट। ध्यान सुना, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा, लेकिन पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, ऐ बात नहीं है। क्योंकि सर ये तो क्वेश्चन ने बोला नहीं, पर आप कैसे कॉन्फिडेंस से कह रहे हो? तो कॉन्फिडेंस से इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको जो पूछा है जो रिलेशन, वो रिलेशन थीटा के बीच में का है। क्या बीच में? एंगल के बीच में, कि सर ये वाला कितना एंगल बना रहा होगा, ये वाला कितना बॉब्स एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो जब एंगल के बारे में बात कर रहा है तो आप एक बार रियलाइज करो, इस बात को सोचो थोड़ा सा। अगर इन दोनों बॉब्स का अगर चार्ज अपोजिट हो जाए तो चार्ज अपोजिट होने की वजह से क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे? तो अट्रैक्ट करने के बीच में क्या इनके बीच में एंगल बनेगा? क्या अगर एंगल कह रहा है कंपेयर करने के लिए, तो क्या इनका क्या होना सही है? सेम चार्ज या अपोजिट चार्ज? सेम चार्ज। अब सेम चार्ज में दोनों पॉजिटिव हो सकता है और दोनों नेगेटिव में, नो डाउट। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही अगर हमें कुछ भी फाइंड आउट करना है, ध्यान सुनो,
अगर जब भी क्वेश्चन में किसी रिलेशन की बात करती हो, क्या बात आपको क्वेश्चन देकर ऐसा वाला और क्या बात कर रहा है आपको रिलेशन, तो हमने बताओ ऐसे रिलेशन को फाइंड करने के लिए हमने आपको बहुत सारी बात करी हुई है एनएलएम में, है ना, और यहाँ पर एनएलएम की ही बात करेंगे, ठीक है। अरे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने पढ़ाया ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट देकर, ठीक है। तो सिंपल हम वही क्या करेंगे, मेथड लगाएंगे। अब सुनो, ध्यान दो, अरे नोट मत करो आधे वाले, देखो इधर, अब चीज़ों को रियलाइज करते हैं। तो इसका मतलब आपके दिमाग में बातें चल गया कि सर हमें अगर किसी रिलेशन को फाइंड करना है तो रिलेशन को फाइंड करने के लिए पहली बात क्या करनी होती है कि सर जो भी डायग्राम दिया गया उस डायग्राम का एवरी डायग्राम स्केच करो, क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाओ, क्योंकि सर आपको कुछ भी रिलेशन फाइंड करना हो तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद, और जो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे उसके बाद जो एक्स एक्सिस में फोर्सेज है, जो वाई एक्सिस में फोर्सेज है, उसको इक्वेट करोगे, आप उन सभी रिलेशन के पास पहुंच जाओगे जो रिलेशन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आप देखो क्वेश्चन में सिर्फ एंगल का रिलेशन पूछा है, लेकिन मैं आपको एक रिलेशन और देता हूँ। हो सकता है कि अगर ए बॉक्स इस स्ट्रिंग से क्या हो, अटैच्ड हो, और अटैच्ड हो तो आप इनके बीच में जाहिर सी बात है टेंशन नहीं आएगा, तो मान लो टेंशन T1 आएगा, इसमें भी टेंशन आएगा, इसमें मान लो टेंशन T2 आएगा। क्या हम टेंशन नहीं फाइंड कर सकते हैं, टेंशन ही फाइंड कर सकते हैं, नो डाउट। तो आप टेंशन ही फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो नो डाउट हो सकता है अगला क्वेश्चन पूछ दे आपसे क्या टेंशन, इसका बताओ कितना आएगा, ठीक है। तो यानी कि रिलेशन ही मैं पूछ रहा हूँ ना किसी का, तो इसका मतलब रिलेशन कोई भी कैसा भी फाइंड करना हो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे FBD डायग्राम स्केच करना पड़ेगा। तो बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन पर काम कैसे करना है समझ में आया कि नहीं। जब इतनी बातें समझ में आई तो चलो ना, गधों तक क्यों रहे हो, आ जाओ। चलो तो बात करते हैं फटाफट, पहले FBD डायग्राम स्केच करो, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका। चलो मैं बनाता हूँ, ये M1 है, M2 है, ये θ1 है, सॉरी ये θ2 है, θ1 है, ठीक है। इसके बीच में मान लेते हैं टेंशन T1 लग रहा है, ठीक है, और एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और इसके बीच में T2 लग रहा है, ठीक है। नो डाउट आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इनके बीच का सेपरेशन पूछ रहा होगा, पूछ तो रहा होगा ना कि भाई दोनों इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब इनके बीच में कुछ सेपरेशन तो रहा ही होगा, मान लेते हैं R रहा होगा, ठीक है। अब सर ध्यान सुनिए, अब मैंने बोला कि सर मुझे इनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है, तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना, पहले मैं इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। तो आप बताइए सर इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बोलो इस बॉब पर कितने फोर्स लग रहे हैं, नेचुरली और प्लस ऐसे, तो बात करो फिजिकली और नेचुरली। तो बोलो इस चार्ज के कारण इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, तो इसका फोर्स इधर लग रहा होगा, मैं मान लूँ, अरे बोलो F मान लूँ, अरे ये फोर्स इस पर लगा रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई दिक्कत, अरे मान लेते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का मैच सेम बोला है, ठीक है, नो डाउट। तो भाई दोनों फोर्स सेम ही लगाएंगे ना, ये वाला जितना उधर लगाएगा ये वाला उतना ही इधर लगाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मैं मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिंपल सिंपल, अरे बोलो चलो ठीक। अब दूसरी बात देखो, अब सर ये बॉक्स है किसी स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो कन्फर्म इस पर mg आएगा, अरे भाई ग्रेविटी में फोर्स लगाएगी ना। अब ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा सर, टेंशन आएगा, तो टेंशन तो सर किसी एंगल पर लग रहा है, और मैंने आपको समझा रखा है जब भी कोई फोर्स अगर एंगल पर लगता है तो वो फोर्स नेट फोर्स नहीं होता है, हमेशा उसको हम बंटवारा करते हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो बोलो क्या ये टेंशन वाला फोर्स नेट फोर्स है ना, तो इसको बंटवारा करेंगे ना, तो बंटवारा कैसे करें, तो बोलो ये इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होगा, तो बोलो ये अगर यहाँ थीटा बना रहा है तो मैं बोलूँ कि ये अगर एक पैरेलल है, ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये थीटा, तो बोलो अल्टरनेटिव एंगल से भी थीटा होगा, बोलो अल्टरनेटिव एंगल से भी थीटा वन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बोलो ये टेंशन, इस रस्सी में टेंशन T1 आ रहा है, तो ये टेंशन जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ क्या आएगा, कॉस का आएगा फंक्शन, अरे बोलो आया कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, T1 कॉस थीटा आएगा। अच्छा जस्ट अपने परपेंडिकुलर क्या आएगा, वो साइन का फंक्शन आएगा, बोलो इसमें क्या आएगा, T1 साइन थीटा 1, नो डाउट। क्या इस बॉब पर आने वाले सभी फोर्स को मैंने क्या करा, देख लिया, अरे फाइंड कर लिया ना। अब इसको मैं इक्वेट कर लूँ तो भाई एक्स एक्सिस को एक्स में इक्वेट करो, वाई को वाई में करो, यही ना हमारा लॉज है। तो भाई ये अगर ये हमारे बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में होगी तो मतलब नेट फोर्स क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे। तो मैं बोलूँ कि ये वाला फोर्स बराबर होगा सीधे सीधे, अरे बोल दो ना, अरे समेशन ऑफ नेट फोर्सेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो ना होगा। तो मान लेते हैं ये बड़ा होगा या छोटा होगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो उस पर रहेंगे तो इक्वल ही नहीं होगा बातें। तो मैं सीधे सीधे बोल दूँ कि दोनों अगर इस बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स इक्वल होंगे, बोलो T1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू एफ, नो डाउट। इसे मैं अपने सुविधा के लिए इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अच्छा ये भी देखो वाई में भी लग रहा है, T1 कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू M1g, नो डाउट। इक्वेशन इसे 2 मान लो। अरे बोलो यहाँ तक किसी को आपत्ति? चलिए ठीक है। अब सर मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एंगल के पास पहुँचना है। तो एंगल लाने के लिए मैं क्या करता हूँ सर, इसको मैं डिवाइड करता हूँ। तो अगर मैं इक्वेशन 2 का डिवाइड अगर 1 में मारूँ, सॉरी इक्वेशन 1 का डिवाइड अगर 2 में मारूँ तो देखो टी कट जाएगा, साइन कॉस क्या आएगा, अरे बोलो फटाफट, tan थीटा 1 आएगा। अरे बोलो पीछे दिख रहा है लड़का, पीछे दिख रहा है,
चलो ठीक है, एक क्या हो गया एफ ई अपन में एम जी। बोलो इक्वेशन एक और बन गया हमको सुंदर वाला। ये इक्वेशन को मैं थर्ड मान लेता हूँ अपने के लिए, ठीक है, अपने हेल्प के लिए, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन जो है अपने आप पे अभी इंपॉर्टेंट है, क्या है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा सर अगर देखो ध्यान सुनो, अरे इधर की बात क्लियर होगी ना। अब जो आपने फ्री बॉडी डायग्राम इस बॉब के लिए स्केच करा है, इधर भी वही होगी बात है, अरे होगी नहीं होगी। तो मैं फाइनली इधर क्या आएगा, सिर्फ m2 है तो क्या आएगा, इधर ग्रेविटी लगाएगी m2g। अरे भाई ग्रेविटी इसमें भी लगाएगा ना, m2g लगाएगा ना नीचे ग्रेविटी, तो बैलेंस इधर भी करेगा t2 दिस। आप समझ पा रहे हो। तो क्या आएगा, मैं सीधे लिखता हूँ। तो मैं अगर इसके लिए इक्वेशन लिखूँ तो क्या लिखूँ, tan θ2 इक्वल टू एफ ई अपन में, भाई इधर भी फोर्स क्या लगेगा, एफ ई फोर्स लगेगा ना। अब इस चार्ज कारण इधर भी लगने वाला फोर्स क्या होगा, एफ ई होगा। एफ ई मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा अब इधर क्या होगा, तो रिलेशन इधर क्या है, एफ ई अपन m1g। इधर क्या आएगा रिलेशन, इस बॉब के लिए क्या आएगा, एफ ई अपन में m2g। बोल दे रहो फटाफट, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो आप। इक्वेशन नंबर 4 और 3 को फिर डिवाइड मारते हैं, देखो थीटा थीटा के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, तो बोलो क्या आएगा, tan θ1 अपन में tan θ2 इक्वल टू एफ ई अपन में m1g। बोलो पीछे दिख रहा है लड़कों, एफ ई अपन में, अरे सॉरी एफ ई अपन में m2g, नो डाउट दिख रहा है, दिख नहीं रहा पीछे वालों को। चलो फिर देखो ऊपर लिखता हूँ, आप समझ, इसका डिवाइड मैं मार रहा हूँ, देखो इसका मैं डिवाइड मार रहा हूँ, तो आप समझ गए हो कि सर एफ ई कट गया होगा, ठीक है। एफ ई अपन में m1g और अपन में एफ ई अपन में नीचे m2g। तो बोलो एफ ई कट गया, नीचे वाला m2g ऊपर चला गया, तो बोलो क्या बना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो tan θ1 अपन में tan θ2 इक्वल टू m2, देखो जी भी कट चुका होगा ना, जी क्या बचेगा, m2 अपन में सिर्फ m1 बचेगा। बोलो ये रिलेशन आया। अब अभी तक का आने वाला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, ये एक अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, और ये अपने आप में क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट आया, ठीक है। क्या आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को, अरे फील आ रहा है ना। अब सर क्वेश्चन के पास आप पहुंच गए हो, क्वेश्चन का जो आंसर है उसके अब हम पास हो, बस आपको पता नहीं चल रहा कि सर कौन सा इसमें पिक करूं, ठीक है। आधे लोगों ने मार दिया, उनका दिमाग चल रहा होगा, आधे लोग के लिए मैं बताता हूँ, ध्यान सुनो। अब इसमें जो रिलेशन आप एंगल के बीच में फाइंड करके लाया हो, उस रिलेशन का कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट क्या है कि सर जो θ1 है वो अपने मेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सोच के देखो, अगर ये मास m1 है तो इसका जो थीटा है, इनके बीच का रिलेशन कैसा है, खुद का इनवर्सली है। तो इनवर्सली का मतलब होता है कि सर अगर मेस बढ़ेगा तो एंगल भी घटेगा। कहने का मतलब मान लेते हैं, देखो हम ये हमें देखो, ये दो देखो हम कोई बात समझ रहे हो ना, ये देखो ये दो बॉब है, दो बॉब को ऐसे लटकाया हुआ है, ठीक है। एक हम फिक्स पॉइंट हो गया, और इस फिक्स पॉइंट से ये दो बॉब को क्या करा है, स्ट्रिंग से बांध के मैंने लटकाया हुआ है, ठीक है। अब ये मान लो m1 है, ये m2 है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इस m1 का मास अगर बढ़ेगा तो नीचे झुक जाएगा, तो बोलो एंगल घटा कि नहीं घटा, अरे घट गया ना। अगर मान लीजिए m2 का मास हमने बढ़ा दिया तो ये नीचे झुक गया, तो बोलो इसका भी एंगल घटा कि नहीं घटा। तो यानी कि मास को बढ़ने से मेस अगर इंक्रीज करेगा तो देन एंगल आल्सो विल बी डिक्रीजेस, अरे नो डाउट नो डाउट। तो बोलो मेस अगर इंक्रीज करेगा तो बोलो एंगल क्या होगा, एंगल विल बी डिक्रीज। तो इसका मतलब एक दूसरे का रिलेशन कैसा, इनवर्सली। तो आप सोच कर बोलो दुनिया वालों, अगर ये थीटा घटेगा मतलब ये बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ेगा ये घटेगा। अच्छा उसी तरह से अगर m2 बढ़ेगा तो ये θ2 घटेगा, क्योंकि एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि m1 m2 क्या है, आपस में इक्वल है। क्या है, इक्वल है ना दुनिया वालों। जब दोनों ही अगर इक्वल है तो मैं इन दोनों को काट कर 1 कर दूं, तो मैं इस tan θ की तरह लगा दूं, तो बोलो tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, बोलो थीटा विल बी सेम, बोलो ऑप्शन विल बी। कितने लोगों ने पिक करा, अरे अच्छा लगा। अरे बात समझ में आया ना। हाँ अच्छा एक बात और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा सर, नीट में पूछा हुआ। ये क्वेश्चन कहाँ का है, नीट का क्वेश्चन है। दिस इज अ नीट। अरे सिंपल है नीट। आपको अगर सर कूलॉम्स लॉ की प्रैक्टिस करनी है ना तो आप नीट क्वेश्चन को लगा लो फटाफट, ठीक है। आपके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा एकदम। बात समझ रहे हो, हाँ समझ लो। ये वाला कॉन्सेप्ट का, ओहो। तो सर अगला क्वेश्चन करते हैं, जब कभी नहीं भूलेंगे आप लोग तो, नो डाउट। एक क्वेश्चन और करते हैं। अरे मैं चाह रहा हूँ इसे मैं मिटा दूँ, बोलो आप चाह रहे हो इरेज कर दूँ। अगला क्वेश्चन बता देता है, ठीक है।
अच्छा, एक ने पूछ लिया कि सर टेंशन कैसे निकालेंगे, है ना। अरे टेंशन देखो, मान लेते हैं आपने बोला सर टेंशन कैसे, देखो टेंशन इसमें कैसे निकालोगे। देखो ये वाला आपका बॉक्स ऐसे लटका था, टेंशन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं तो मैं चली गया होता, ठीक है। देख लो, अगर इसी क्वेश्चन में अगर टेंशन का रिलेशन फाइंड करना हो तो कैसे करोगे, इस बात को भी क्लियर कर लो। अरे क्लियर कर लो, ठीक है, नो डाउट। ये θ1 था, ये θ2 था, θ2 था इधर, θ1 था, M2 M1 मास, इनके बीच सेपरेशन ऐसे कुछ सस्पेंशन था। अरे नो डाउट, है ना। T1 था, क्या था, T1। तो मुझे मान लेते हैं T1 टेंशन फाइंड करना था, तो आपका जो रिलेशन बन करता, सुनो अगर आपको टेंशन का रिलेशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, ध्यान सुनो। तो आपने टेंशन का रिलेशन फाइंड करने तो कैसे करोगे, तो सर यहाँ पर क्या आया था, आपने सर FB डायग्राम स्केच करा हुआ था, इधर FB आया था, और सर इधर क्या आया था, T1 cos थीटा, और इधर क्या आया था सर अपना T1 दिख रहा है ना पीछे वालों, और नीचे क्या है अपना M1G, नो डाउट। अरे ऐसे ही आया हुआ था ना, तो उस रिलेशन को अपने इक्वेट करते क्या आता था, T1 cos θ1 इज इक्वल टू FE, अरे FE कहाँ का था, T1 sin θ1, ये sin θ1 है, सब में θ1 लगाता है, ठीक है। तो इक्वल टू FE, नो डाउट, इक्वेशन 1 आया था, और उधर क्या था, T1 cos θ2 इज इक्वल टू θ1 M1G, इक्वेशन क्या था, 2 आया था, ये आया था ना आपका इक्वेशन, यही दोनों आया था। अब किसी बात के लिए आप इसका टेंशन निकालना चाहते हो या इसका, तो मैं इसका निकालता हूँ, आप इसका निकाल लेना। एक मैं मेथड बता देता हूँ एक का, और मैं आपको दूसरे का निकाल लेना, ठीक है, नो डाउट। तो अगर कैसे, कुछ नहीं, सिंपल कैसे करोगे सर, आपको टेंशन चाहिए तो सर आज साइन कॉस क्या कर रहा है, साइन कॉस को गायब करो, तो कैसे गायब करेंगे, देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देखो दोनों तरफ का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, इस इक्वेशन को स्क्वायर करो, ऐड करो, देखो साइन और कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अरे देख लो, कर लो, तो इधर का स्क्वायर करो, T1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर θ1 इक्वल टू FE स्क्वायर, और अब इसका करो T1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ1 और M1G का स्क्वायर, नो डाउट, दोनों का ऐड करो, कितना आएगा। अगर मैं ऐड करूँ तो ऐड करते ही मैं T1, देखो T1 स्क्वायर मैं कॉमन कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर θ1 प्लस में कॉस स्क्वायर θ2 इक्वल θ1 सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा FE स्क्वायर प्लस में M1G का होल स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्या बच गया, सिर्फ T1 बच गया, और इसकी देखो इसकी वैल्यू कहता हूँ क्या, 1, नो डाउट। अब यहाँ पर T स्क्वायर बच गया, तो मैं स्क्वायर को उस पर भगा दूँ, अरे तो कितना आ जाएगा, तो आपका टेंशन जो आएगा रूट में FE का स्क्वायर प्लस में M1G का स्क्वायर, नो डाउट, आपने समझा। अरे आसान है ना, उस इधर से आप इधर का भी निकाल लोगे, फ्री बॉडी डायग्राम स्केच करके इधर भी निकालोगे ना, सॉरी आप समझदार हो, आप कर लोगे, ठीक है। बता दिया करोगे सर आपने टेंशन का नाम लिया और टेंशन निकाला नहीं, ऐसे ही भाग रहे हो, ठीक है। अरे ये बात समझ में आई, नो डाउट। और कुछ इसमें ढूंढ लूँ, आप क्या उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ, अब इसी को थोड़ा सा और बदल सकते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल सकता हूँ, ठीक है, बदल दूँ। हाँ, अरे मैं मिटाने जा रहा हूँ, अब तो मिटा दूँ ना, अब कुछ नहीं बोला था इसमें, चलो ठीक है। क्या बात है, पीछे वाले कुछ मुंह चला ही नहीं रहे, क्या हुआ, खा पी कर नहीं आए क्या सब। अरे एंजॉय करो फिजिक्स क्लास से, सब स्ट्रेस डिप्रेशन में रहते हैं सर, खेलना कूदना चाहिए क्लास में आने के बाद, ठीक है। टिफिन ले लो, खाते रहो, पढ़ते रहो, नो डाउट। कौन टीचर बोलने वाला, टीचर खुद ही में व्यस्त रहता है। अब उतना दूर कौन देखने वाला है, कौन पीछे क्या कर रहा है, मोबाइल चलाओ, PUBG खेलो, फ्री फायर खेलो, नो डाउट, खेलते रहो सब। इधर देखो, चलो इधर देखो, कम ऑन द बोर्ड, अच्छा कम ऑन द टॉपिक, ओहो हाँ, क्वेश्चन सुनो, बतियाने लगता है सब गधा, बतियाओ मत। अब हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कि मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि 2 बॉल हैं, ठीक है, और दोनों बॉल हैं, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, 2 हमारे पास क्या है, बॉल है, 2 बॉल आर कैरी इक्वल चार्ज एंड इक्वल मैस M। बात को सुनो, ठीक है, देखो 2 बॉल हैं, दोनों बॉल ने क्या करा हुआ है, इक्वल मैस और इक्वल चार्ज कैरी करा हुआ है, ठीक है, और सस्पेंडेड फ्रॉम द अ कॉमन पॉइंट, किसी कॉमन पॉइंट से क्या है, सस्पेंडेड है। क्वेश्चन ध्यान सुनो, ठीक है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, R है, क्या है, नॉर्मली R। अरे आपने समझा कि नहीं समझा, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, R है, ठीक है।
और मान लेते हैं अगर इनके बीच का अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ ये वाला, तो ये कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक y है, क्या है मैं मान लेता हूँ y है, नो डाउट, ठीक है। अच्छा सेकंड बात करता हूँ आपको कि इनका जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो क्या है, सेम है, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, सेम है, एज ए क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। और फिर पहला सिचुएशन है क्या है, सिचुएशन नंबर फर्स्ट। सिचुएशन नंबर फर्स्ट को आपने अंडरस्टैंड कर पाया। मैंने बोला कि सर टू बॉल कैरी इक्वल मैस एंड इक्वल चार्जेस, ठीक है, और सस्पेंडेड फ्रॉम द अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, एंड इनके बीच का जो सेपरेशन बिटवीन आर, इनके बीच का जो सेपरेशन हो क्या है, आर है, नो डाउट। और जो इनका जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो क्या है, एल है, ठीक है, और इनकी जो हाइट है ये मान लेते हैं वाई है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ बात करिए रहे, ठीक है, ठीक है। अब इसको मान लो थीटा थीटा, अब भाई थीटा थीटा, ठीक है। और ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है। सबसे बड़ी बात क्या कही है सिस्टम ने, जो सस्पेंडेड करे गए हैं बॉब्स वो क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये सिचुएशन नंबर फर्स्ट है। सिचुएशन नंबर सेकंड में कह रहा है कि जब हम इसको, जब ये क्या है वाई डिस्टेंस है, अब वाई डिस्टेंस से हम इसको आधा डिस्टेंस नीचे लेकर लटका दे तो क्या होगा। तो मान लेते हैं इसको वाई डिस्टेंस से नीचे यहाँ तक खींचकर, अब ऐसे क्या करें, इन दोनों बॉब को मैं ऐसे इस पॉइंट से क्या करूँ, ऐसे लटका दूँ। तो वाई डिस्टेंस था तो आपने वाई बाई 2 आ गया, तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा, वाई बाई 2 होगा। अरे वाई बाई 2 होगा ना। तब पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसका मास भी सेम ही रहेगा, मास में कोई बदलाव नहीं आएगा, चार्ज में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो पूछ रहा है कि इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, आर डैश, इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, आर डैश, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन क्या है, आर डैश। ये क्वेश्चन पूछा है नीट 2013 में। क्वेश्चन कहाँ पूछा है, नीट 2013 में। आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ लेना, बस समझाने की कोशिश, यही जो मैं कह रहा हूँ यही वो भी कह रहा होगा, ठीक है। कहाँ क्वेश्चन है, नीट 2013 क्वेश्चन है, आप जाकर वहाँ पर कर लो, ठीक है। तो नीट क्वेश्चन देख रहे हो कैसे कैसे आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है, बात समझ में कि नहीं। तो कैसे करेंगे बातें, चलिए। तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एक इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट लेकर आया था, अब उसी रिजल्ट को मैं यूज कर फटाफट यहाँ पर कर लूँगा, ठीक है। अब मैं फिर जाकर इतने गंदे मेथड को नहीं लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो पिछला वाला जो आपने क्वेश्चन करा हुआ था उसी क्वेश्चन का जो मैंने रिजल्ट लेकर आया था, वो रिजल्ट क्या था सर, आपने tan थीटा इक्वल टू एफ ई अपन में एम जी, अरे बोलो आया था कि नहीं आया था। अब इसी रिजल्ट को मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इस रिजल्ट को मैं यूज करते ही फटाफट इनके बीच का सेपरेशन में पता कर लूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कर पाए, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया, नो डाउट। अरे ऐसा ना बोलो, हाँ चलो समझ में कि नहीं। अरे आधे के मुंह में कुछ नहीं है क्या बोलने के लिए, खा खा बोलेगा तो शर्मा जाएगा, गधा है, मुस्कुरा तो ऐसे रहा लगता है कि मत पूछो। तो क्वेश्चन का आपने क्या समझा, समझ में आ गया सर। 2 बॉब्स है, दोनों का मैच सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों किसी एक फिक्स पॉइंट से क्या है, सस्पेंडेड है, लटके हुए हैं, दोनों एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं जिनका लेंथ सेम है, ठीक है। और इनका डिस्टेंस की बात करें तो वाई है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, आर है। कह रहा है कि जब ये वाई डिस्टेंस पर था तो इसको मैं वाई बाई 2 मतलब आधा खींचकर नीचे लेकर लटका दूं तो आधा ही दूरी बचेगा लटकेगा, तो अब इनके बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को लगाते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो आपको मैंने बोला ना कि इस मेथड को यूज करो, फटाफट आंसर लेकर आ जाओ। ऑप्शन भी दिया है पर ऑप्शन मुझे याद नहीं है, ठीक है, ऑप्शन आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे याद था, मैं एक बार पढ़ रहा था, शायद पिछले सेशन वाले में ही क्वेश्चन कुछ बच्चे पूछे थे तो वही याद है, ठीक है। tan थीटा एफ ई अपन में एम जी, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। चलो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, अगर ये पूरा डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का सेपरेशन आ रहा है, बोलो ये r बाई 2 होगा, नो डाउट। ये थीटा है, तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, अरे सुनो थीटा के सामने क्या था, परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, नो डाउट। तो मैं अगर मैं tan का फॉर्मूला लगाऊँ तो tan का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो tan क्या था, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना, तो बोलो परपेंडिकुलर कितना है, r बाई 2 और बेस कितना है, y इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, एफ ई अपन में, अगर मास सेम है तो क्या आ जाएगा, एम जी हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई, इसके वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स इक्वल हो गया तो एफ ई में लिख दिया, नो डाउट। यहाँ तक आपत्ति नहीं, ऐसे मत लिखना गधे, ऐसे भी लिखना। इनके एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना पड़ेगा ना आपको, सर कैसे लिखोगे, तो लिखो, तो देखो लिखो भाई के Q1, अब दोनों 4 से मैं तो Q1 की स्क्वायर कर दूँ, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, R है, पूरा R है, कितना है R स्क्वायर, और क्या है यहाँ पर सर, mg है, नो डाउट mg ले लिया, ठीक है। अब कुछ अब इसको सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई कर लो, देखो ये क्या होगा, R अपन में 2y इक्वल टू के क्यू अपन में mg R स्क्वायर। बोलो यहाँ तक इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। चलो अच्छा, अब इसके लिए बात कर लेते हैं। जब आप इसको खींच कर लाया होगा तो ये भी थीटा कुछ बनाया होगा एंगल, और ये सर R1 अगर इनके बीच का सेपरेशन अगर R डैश मैंने बना हुआ है तो बोलो यहाँ तक का कितना होगा, R डैश अपन में 2 होगा, नो डाउट।
और ये डिस्टेंस y/2 है, मैं इसके लिए भी tan का रिलेशन लिख सकता हूँ। तो बोलो tan का फॉर्मूला होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ये बनेगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बनता है, तो बोलो क्या बनेगा r'/2। और बेस कौन होगा सर, बेस ही होगा। अरे बोलो बेस ही होगा। और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली होती है ना, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, याद रखना इस बात को। 90 के सामने क्या होता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज। क्या होगा y/में इक्वल टू, इधर क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अपन में mg। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो दोनों मास मतलब k q1 का स्क्वायर अपन में, इनके बीच का r कितना है r'। और r' इक्वेशन में r' नीचे लिखता हूँ, ठीक है, r' में नीचे लिखता हूँ। अरे अच्छा लगा, कोई दिक्कत, अच्छा। और इनटू क्या mg भी ना, अरे गधा है देखो, अरे F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया अपन में mg, यही कंसेप्ट लगा रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 2 मारा, r' अपन में क्या मिला y इक्वल टू के क्यू अपन में r1 के स्क्वायर mg, नो डाउट। अरे है कि नहीं है, नो डाउट। देखो इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आपको क्या मिल जाएगा, r' मिल जाएगा, ये r' को मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, ये आपको r1 मिल जाएगा। तो डिवाइड करो, r1 पालो, कर लो क्या, छोड़ दूँ, गधे हो, नहीं कर पाओगे, कहाँ मैं करूँ। देखो कितना आएगा, बोलो बोलो, तो शायद आपने देखो सॉल्व कर लेना, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना। मैं डिवाइड कर रहा हूँ कुछ, देखो आज कुछ मैं हिंट कर देता हूँ। r/2y इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, ये सर क्यू है, क्यू जी में फ़र्क ही नहीं पड़ता कब, अपॉन में mg r²। डिवाइड करता हूँ, r' अपन में y इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपन में mg r'²। कोई दिक्कत, देखो दो, अरे बोलो y से y मारा, के क्यू से के क्यू मारा, mg से mg मारा, बोलो फाइनली क्या बचा, तो ये r चला जाएगा उस चक्कर इस पर, r अपन में 2r डैश, इधर क्या देखो नीचे वाला r² ऊपर चला जाएगा, r² अपन में r², नो डाउट। अरे बोलो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आएगा, तो देखो ये वाला इधर आएगा, कितना आएगा r³, ये जाएगा कितना आएगा 2r1³। अरे बोलो कि नहीं, हमको इसी की वैल्यू चाहिए, तो 2 को भगा दूँ इधर, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 2 को भगा देता हूँ। r1 शायद रूट में कितना आएगा, r अपन में रूट में 2³ आएगा, कर लो देखो आया कि नहीं आया, दिख रहा है पीछे, √2 आएगा, यही ऑप्शन होगा आपका। आप नीट 2013 क्वेश्चन देखोगे ना आप, तो आपको वही क्वेश्चन का ऑप्शन वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। हमको याद नहीं था ऑप्शन, पर आप आंसर तो लेकर आ गए। क्या आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप इजीली कर पाओगे कब, जब कॉन्सेप्ट पता होगा तब। सोचो ना, देखो हमने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया मस्त, और उस कॉन्सेप्ट से हमने 2 क्वेश्चन क्या करा, उला डाला है ना, नहीं, अरे बोलो कदो, नीट वाले इजी होते हैं, नीट वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फूंक देंगे ना, उधरा जाएगा उनका फिजिक्स मजे लेते हैं सर, क्या आता है पेपर में तो हम लोग से बनता नहीं है। अरे बने हैं क्यों नहीं, आप ईमानदारी से पढ़ते नहीं हो, आप क्वेश्चन तो लगाओ। देखो जेई वालों की फीस नो डाउट उनकी थोड़ी टफ होती है, पर नीट वालों की फीस उनके कंपेरेबल थोड़ी आसान होती है। अगर आप जेई वालों से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए क्या है, नो डाउट जो आपका फीस बहुत अच्छा हो जाएगा, पर आप ऐसा करने में बोलो यहाँ तक किसी को आपत्ति, चलो ठीक है। अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन को और बदलाव करूँ, अरे क्वेश्चन बदल दूँ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। मैं मिटाने जा रहा हूँ। अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्वेश्चन तो बोलना यस या नो, नहीं तो बोलना नो सर। चलो देखो, ऐसे मस्ती मस्ती के लिए क्वेश्चन ले लेता हूँ, एज अ फनी क्वेश्चन। मान लेते हैं हमारे एक क्यू चार्ज है माइनस, ठीक है, और इसके सराउंडिंग एक प्लस क्यू चार्ज क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रोटेशन कर रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आ रहा है। मैंने क्या बोला समझ में आया। मान लो तो क्वेश्चन में लेके Q1 चार्ज कहीं एक सेंटर में बैठा है, और उसको R डिस्टेंस पकड़कर एक प्लस Q1 चार्ज क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में इसके अराउंडिंग क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है सर, इसको एक चक्कर यहाँ से लगा रहा होगा, अरे बहुत सारे चक्कर लगा रहा होगा, सिंपल पूछ रहा है इसका टाइम रेट क्या होगा, क्या होगा,
4 टाइम पीरियड। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट फॉर टाइम पीरियड बताओ। लो आधे लोग अभी कहाँ थे, कहाँ घुस गए टाइम पीरियड में। अरे हाँ अभी तो स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन लगाना, अब पगला जाओगे, देखना ना खाली क्या करा रहा है। कह रहा ना आपको मैंने समझाया था बार बार, एनएलएम और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम जिसका गंदा है अभी तक से, मुझे अगर फिर से रिवाइज करो ठीक है, और जिसका फ्रिक्शन वहाँ पर खराब है, क्योंकि पूरा फिर से यहीं पर पढ़ाऊँगा। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में खाली घुसे हैं नाम के, लेकिन पूरा मैकेनिक्स ही चलाएंगे ठीक है। तो आप एनएलएम अच्छा कर लो अपना ठीक है। अरे बोलो आंसर आ गया। अरे सिंपल बात है गधों, अगर मैं किसी का टाइम पीरियड लिखूं तो टाइम पीरियड कैसे लिखोगे। तो भाई देखो ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी के सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसका टाइम पीरियड v वेलोसिटी चल रहा है ना भाई, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v, नो डाउट। अरे मैंने बोला ना v से चल रहा होगा, तो इसके पास वेलोसिटी क्या है v, अरे है ना। तो अगर मुझे टाइम पीरियड लिखा तो टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी, अरे वही होता है ना। अरे फॉर्मूला डिस्टेंस अपन में स्पीड होता है कि नहीं होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, बोलो इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो भाई कोई भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है r डिस्टेंस लेगा तो डिस्टेंस कितना होगा 2πr। अरे तो 9th वाला बच्चा कर देगा, जिसको 9th वाला होगा ठीक है। स्पीड कितना होगा, स्पीड v, तो खाली v निकाल लो हो जाएगा बातें, v निकालो हो जाएगी बातें। अब v कैसे निकालेगा, निकाल के दिखाओ, निकाल तुम ही देखो ना। जब स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्वेश्चन था हूँ, ये नीट लेवल सब हैं, किस लेवल है। देखो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात, ध्यान सुनो। देखो इधर, देखो इधर। अरे आपको पता है सर वेलोसिटी निकालने के हमारे सर बहुत सारे मेथड है। देखो इनके बीच में फोर्स लग रहा है भाई, इन देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में क्या लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कूलॉम्स लॉ, अरे कूलॉम्स लॉ लग रहा है ना, कूलॉम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, इनके बीच का सेपरेशन अगर आ रहा है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है आ रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, मतलब कूलॉम्स लॉ कितना होगा, कूलॉम्स फोर्स कितना होगा k q1। और मैंने बोला है कि जब सर हम अगर कूलॉम्स लॉ का टूल्स अप्लाई कर रहे हैं ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फार्मूला अगर अप्लाई कर रहे हैं और हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम जो चार्ज होगा उसके साइन से मतलब नहीं रहेंगे ठीक है। इसके हम मैग्नीट्यूड को पुट करके बोलो, इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा पॉजिटिव, क्या क्यू स्क्वायर होगा। अरे बोलो आप समझा कि नहीं समझा, बोलो। अरे कोई दिक्कत, चलो मान लेते इसका Q1 लिखता हूँ, इसका Q2 होता है, नो डाउट Q1 Q2 लिख दूँ, चलो मान लेते Q1 Q2 है, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ Q1 Q2 और अपन में r स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सबको आया, अरे हाँ आया ना बोल, चलो ठीक है। अब बताओ, अरे आया ना। अब आपको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी कहाँ से लेकर आओगे। तो सर आपको पता है फोर्स का फार्मूला ऐसे कहता है, कूलॉम्स लॉ ने ये दे दिया, कर दिया कि नहीं दिया। अरे कूलॉम्स लॉ के अगर दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स का जो फोर्स आएगा वो इतना आएगा। और आपको ये भी पता है कि सर अगर ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा ना। अरे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, हाँ लग रहा होगा ना। तो इसके पास एक क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, अरे गधा ये पता है कि नहीं पता, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अरे न्यूटन भी यहाँ पर आएंगे ना, न्यूटन नहीं आएंगे, अरे न्यूटन आएंगे। बोलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आता है, तो सर आपको पता है m, बोलो कितना, अरे सॉरी v स्क्वायर अपन में r होगा ना। अरे बोलो ये होता है ना v स्क्वायर अपन में r, तो यहाँ पुट कर दो m v स्क्वायर अपन में r, k q1 अपन में q2 r स्क्वायर। बोलो नो डाउट। देखो r एक तुम्हारा, बोलो v नहीं लिखा जाएगा यहाँ से। अगर एक q, हाँ इस चार्ज को अगर मैंने सेम कर दिया, चलो सेम कर देते हैं, खुशी खुशी नो डाउट। अरे आपने समझ गया मैं क्या करने वाला हूँ, बस सुंदर रिजल्ट आ जाए। मैंने बोल दिया कि दोनों चार्ज सेम थे ठीक है, अरे सही है ना। अरे घबराना है नहीं ना, तकलीफ नहीं ना है। चलो तो बोलो v कितना आएगा, m को नीचे भगाओ, m को नीचे भगाओ गधों, यहाँ एगो r बचा है ना, कितना आ जाएगा k q स्क्वायर अपन में m, पुट कर दे यहाँ पर 2πr अपन में रूट में k q स्क्वायर अपन में m r, इसको पलटो तो कितना आएगा 2πr रूट में एम आर अपन में हैंसल। बोलो टाइम पीरियड है, अरे आसान है कि नहीं आसान है, क्या टफ था, आपने बस मैकेनिक्स नहीं समझा। बोलो इसमें मैकेनिक्स घुसा कि नहीं घुसा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था और न्यूटन भी इसमें आ गए भाई। अगर v वेलोसिटी से घूम रहा है तो समझ ही रहे हो ना बातें, अब ये नहीं ना समझाना है। हाँ सेंटर ऑफ मास पड़ा है ना वहाँ पर, सर्कुलर मोशन, वहाँ पर ढेर सारी बात करी गई थी ना इसके लिए। तब गधे को हल्ला मत करना कि नहीं समझ में आया, मुँह देंगे हम, याद रख लेना ठीक है। बोलो बस समझ में आया, बता और क्वेश्चन दूँ।
मन कर रहा है? चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ। इसे मान लेते हैं अब हमने ये लाइन चार्ज है, लो सर अभी पॉइंट चार्ज पड़ा है, अब लाइन चार्ज दे दिया, और ये बॉल का चार्ज है। इस लाइन चार्ज का डिस्टेंस L है और A दूरी पर एक पॉइंट चार्ज रखा है। तो आप बताओ इस लाइन चार्ज का इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स कितना आएगा? दिस इज होमवर्क। भाई कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया? ये क्या है? लाइन चार्ज है, L डिस्टेंस है और A डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है और इधर बॉल का चार्ज है। तो बताओ इसके वजह सॉरी अरे सुनो ये पॉइंट चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? ये पूछ रहा है क्वेश्चन उल्टा ना। ये पॉइंट चार्ज दिखा रहा है इस लाइन चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। तो अभी तक से आप लोगों ने सर दो पॉइंट चार्ज के बीच में क्या निकालना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। और कूलॉम्स लॉ ने भी ये बातें चिल्ला कर कह दिया कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैंने फार्मूला दिया है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या कूलॉम्स लॉ फेल? अरे नहीं कहता फेल मत कर दो उनको, मतलब वो उनका जो फॉर्मूला है वैलिड नहीं है इसके लिए। इस क्वेश्चन के लिए कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? वैलिड नहीं है। सोचना सर तब क्या होगा? तो सर मैंने आपको समझा रखा है बहुत डिटेल में। अब तो बात यही से स्टार्ट होगी ना, जब नहीं बात बनेगी तो क्या करेंगे हम लोग? तो पहले छोटे चार्ज यहाँ से निकालेंगे, अरे इंटीग्रेशन सीधे सीधे। अब ये मत कहना कि सर चलो होमवर्क ट्राई करना, नो डाउट फिर मैं नहीं हूँ। चलिए मिटा दूँ इसको, क्या होगा? है वो खूबसूरती बढ़ाने के लिए आया बड़ा वाला चार्ज। देखो अब अगली क्वेश्चन की बात करें तो कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। जिस पैटर्न के क्वेश्चन को मैं लेकर चल रहा हूँ इसी पैटर्न पे क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है? जैसे हमारे पास क्या है, 3 चार्जेज हैं और सेंटर में क्या रखा है? 2 -2 क्यू चार्ज है। सेंटर में क्या रखा हुआ है? -2 क्यू का चार्ज है और इसके अड़ोसी पड़ोसी से क्या है? सेम चार्ज क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट किया रखेगा, ठीक है? और ये क्या कर रहे हैं? एक सर्कुलर पाथ में ऐसे क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये सेंटर पर है और इसकी वजह से तीनों क्या कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ में कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है? इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है? आर है। वो क्या है? आर है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहे हैं? एक इक्विलिब्रियम में है। अब भाई अगर इसके वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा, सब पर सेम ही लग रहा होगा। तो तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे और तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तीनों इक्विलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। तो मैं मान लूँ इक्विलेटरल है तो पक्का एक तो फिक्स है कि तीनों क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर ये वाला V वेलोसिटी चल रहा है, ए भी बी से डांस कर रहा है, ए भी बी से क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। तीनों ही क्या कर रहे हैं? V वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो पूछ रहा है इनकी वेलोसिटी क्या होगी? इसी की वेलोसिटी या इसकी किसी एक की बता दो। तो किसी एक का निकाल लो, बाकी सबकी वेलोसिटी सेम है, सब एक सेम से चल रहा है ना? तो पूछ रहा है क्वेश्चन में सर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सो सिंपल, क्या बात करोगे? तो इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए तो अभी तो मैंने आपसे टाइम पीरियड पूछ दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर है ना। तो अब तो मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूँ तो और आसान है। मेरा मन मैं टाइम पीरियड इसका पूछ सकता हूँ, कुछ पूछ सकता हूँ ना, लेकिन मैंने सिर्फ वेलोसिटी पूछा तो क्या करोगे? सिंपल है। तो देखो ये पहले तो कंफर्म हो गया सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखिए सर, इनके ईच एंगल एट 90 डिग्री, अरे सॉरी 60 डिग्री, कन्फ्यूज हो गया कि सर 90 डिग्री कब से हो गया? 60 डिग्री, अरे नो डाउट। अरे बात समझ में है ना? अच्छा तो कैसे निकालोगे? सिंपल है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पहले देख लो इन चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना होगा? तो ये आर ए आर कितना आएगा? √3r आएगा, नो डाउट। आएगा कि नहीं आएगा? अरे सॉल्व कर रहे हैं ना, मैथ आपको आती है, ठीक है? अच्छा अगर मैं बात करूँ इस क्यू चार्ज के बारे में तो इसका वेलोसिटी बतानी है। तो इस पर लगने वाला फोर्स देखो, इसके कारण और इसके कारण दोनों कारण है ना, बात है ना कि नहीं? तो मैं अगर बात करूँ इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है? इस वाले इस पॉइंट को मैं उठा लेता हूँ। ये इसके ऊपर इधर फोर्स ऐसे लगा रहा होगा और ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा होगा, नो डाउट। तो दोनों फोर्स कैसे लगा रहा होगा? एक ऐसे लगा रहा होगा और एक ऐसे लगा रहा होगा। इनके बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और ये फोर्स एफ, ये फोर्स क्या होगा? एफ होगा, नो डाउट। और ये वाला फोर्स क्या कर रहा होगा? नीचे खींच रहा होगा इसको मान लेता एफ डैश, है ना? कोई दिक्कत नहीं आता। चलो तो अगर मैं बात करूँ इनका तो आप देखो अब देखो इस चार्ज पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। अगर दोनों को मैं रिजल्टेंट लेकर आऊँगा तो कैसे आएगा? कुछ ऐसे आएगा। दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? कुछ ऐसे ही आएगा ना। तो देखो तो अगर मैं बोलूँ ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री, तो ये बोलो एफ कॉस थीटा बनाएगा, ये भी एफ कॉस थीटा बनाएगा, तो दोनों एफ कॉस थीटा बनाएंगे। तो दोनों का ऐड करने में क्या आएगा? 2f
बोलो यहाँ तक समझ में आया? सॉरी 33 डिग्री है, 30 डिग्री ले लो। अब आपको पता है कि सर अब ये वाला फोर्स ऊपर लग रहा है, ये वाला फोर्स नीचे लग रहा है, तो अब दोनों फोर्स का जो नेट फोर्स आएगा इस चार्ज पर, इस पॉइंट के लिए, इस चार्ज के लिए, वही नेट फोर्स क्या करेगा, इसको डांस कराएगा, इसको घुमाएगा, इसको दौड़ाएगा, इसको वेलोसिटी दौड़ाएगा, ठीक है। तो वही वेलोसिटी हमको पता करनी है। तो कब आएगा, जब इसका नेट फोर्स लेकर आएंगे। तो नेट फोर्स कैसे लेकर आते हैं? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। अरे भाई, अरे सॉरी, न्यूटन्स लॉ। हाँ भाई, अब कूलॉम्स की जरूरत ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू NLM। अरे NLM लगा दो कहते हैं, सिंपल बात है। तो बोलो इस पॉइंट पर नेट फोर्स कैसे निकालोगे? तो आपको पता है सर F डैश माइनस 2, अरे ऐसे लिखा दो, देखो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज, समेशन ऑफ नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोला होता है कि नहीं होता? अब ये बंदा घूम रहा है तो इसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगा। अरे आएगा ना, सिंपल सिंपल लिख लो। तो नेट फोर्स कितना आएगा? दिस, आई ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, दिस माइनस दिस, लिख दूँ? नो डाउट। अरे बोलो, आपने सर ऐसे खूब खेला हुआ है, अरे ऐसे क्वेश्चन से मैंने आपको खेलना सिखाया हुआ है। बोलो कहता हूँ, कौन नहीं बोल रहा है? तुम लड़कियों क्या मुंह में क्या रखी है सर? गुलाब जामुन रखकर बैठी है सर। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू एम, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना होगा सर? अगर इनके बीच का सेपरेशन क्या है, आर है, तो कितना होगा? एम, और सॉरी v स्क्वायर अपन में आर, नो डाउट। अरे यहाँ तक बात समझ आई। अब ये क्या है? एफ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये एफ डैश किसका है? इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। देखो ये क्यू चार्ज और ये एफ, ये क्यू चार्ज और माइनस Q2 चार्ज, इन्हीं के बीच में एफ डैश का फोर्स है। अरे देखो इसके और इसके बीच का ये एफ डैश फोर्स है ना, कितना आएगा मैं निकाल लो। इनके बीच का सेपरेशन कितना? आर है, कितना आएगा? दिख रहा है ना सबको? Q2Q अपन में सेपरेशन कितना है? आर स्क्वायर माइनस 2, एफ कितना है अपना? अब ये एफ किसके बीच का फोर्स है? इनके बीच का फोर्स है। देखो ये, और ये फोर्स इनके बीच का है ना, तो मैं निकाल लूँ 2Q स्क्वायर KQ स्क्वायर अपॉन में इनके बीच का सेपरेशन कितना है? √3R, √3 आएगा होल स्क्वायर, ठीक है। cos 30 डिग्री इक्वल टू MV अपॉन में R। बोलो क्या यहाँ से भी निकाल लोगे? क्या आप सहमत हो? यहाँ से निकाल लोगे? नो डाउट, आसान है ऐसे क्वेश्चन। अरे हो जाएगा ना? थैंक यू एवरीवन, आप इंजॉय करो। और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कल हम वेक्टर फॉर्म पर कराएंगे, कि वेक्टर फॉर्म पढ़ा ना हमने, वेक्टर फॉर्म पर क्वेश्चन कराएंगे, कुछ सुपर पोजिशन वाले क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बात जहाँ तक बन जाएगी, ठीक है। अरे देख लो, आधे लोग कन्फ्यूजन हो गए, सर ये √3 अपन में R कहाँ, √3 इंटू R कहाँ से? अरे तुम गधे हो, मैथ वाले नहीं हो तुम लोग। अरे एक सिंपल बात है, देखो ये रेडियस तुमको दिया है R यहाँ से, और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये रेडियस R, ये 30 डिग्री हुआ। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो तुम्हें अगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो अगर मैं cos 30 डिग्री लगाऊँ, कितना था? बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, तुम इस बेस को निकाल लो और इसी का डबल होता है, तो ये बेस कितना आएगा? बेस x अपन में, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपन में R आएगा। √30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 अपन में 2 इज इक्वल टू x अपन में R। बोलो R कितना आ गया? R कितना आ गया? अरे बोलो x कितना आ गया? यहाँ से x R √3 अपन में 2 आया कि नहीं है? आप देखो ये यहाँ कितना आ गया? R √3 अपन में 2, इधर भी कितना आया? R √3 अपन में 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा मिल जाएगा। अब इक्विलेटरल है तो ये जो साइड आएगा वही साइड ये आएगा, तो कि जोड़ेंगे कितना आएगा? तो R √3 आएगा कि नहीं आएगा? ऐड कर लेना। अरे हुआ, अब मत कुछ पूछना क्या होगा, ठीक है। मैं, मेरी क्लास नहीं है।